नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। मध्य प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गरमाई हुई है। इस बार फर्जी वोटर्स के मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस ने मोर्चा खोलते हुए रणनीतिक कदम उठाए। कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव में अपनी हारी हुई सीटों पर कथित फर्जी वोटरों की जानकारी मांगी है। यह कदम तब उठाया गया है जब राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि बीजेपी इस पूरे अभियान को फर्जी प्रोपेगेंडा बताते हुए सिरे से खारिज कर रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के बीच असली सवाल यही है कि क्या यह मुद्दा कांग्रेस की हारी हुई लड़ाई को फिर से जिंदा कर पाएगा, और कहीं ऐसा ना हो कि अभियान सिर्फ एक राजनीतिक नौटंकी बनकर कांग्रेस की जमीन और साख को और भी कमजोर कर दे। इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। फर्जी वोटर्स के मुद्दे पर एमपी कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। भोपाल में कांग्रेस मुख्यालय पर एमपी कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई, जिसमें पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के साथ प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी भी शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में फर्जी वोटर्स का डेटा मांगा गया है। 2023 में कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव में जिन्हें प्रत्याशी बनाया गया था, उनसे संबंधित विधानसभा में फर्जी वोटर्स की जानकारी मांगी गई है, जिसके लिए कांग्रेस ने 10 दिन का समय निर्धारित किया है। एमपी कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन अलग अलग नहीं बल्कि एक ही हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। हम जो संविधान के अंतर्गत हर देश के नागरिक के पास अधिकार है, उस संदर्भ में राहुल गांधी जी ने क्या मांग रखी कि एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट। क्या देश का प्रत्येक नागरिक संवैधानिक अधिकार को हक नहीं रखता? राहुल गांधी की तरफ से 2023 विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाने के बाद एमपी कांग्रेस के नेता लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने फर्जी वोटर्स का मुद्दा व्यापक स्तर पर उठाने का प्लान बना लिया है, लेकिन बीजेपी इसे कांग्रेस का फर्जी प्रोपेगेंडा करार दे रही है। मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि कांग्रेस झूठ और फरेब की राजनीति कर रही है। विपक्ष के तौर पर कांग्रेस देश के लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की मुहिम चला रही है। वोट चोरी एक ऐसे शब्द को अपने वक्तव्य के माध्यम से उन्होंने जनता के बीच परोसा, जिसके कारण उनका जो प्रयास था कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का लोकतंत्र और हिंदुस्तान की एक बहुत ही निष्पक्ष संवैधानिक संस्था बदनाम हो। बीते दिनों लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 2024 लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में वोटों की चोरी का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में भी वोटों की चोरी की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि एमपी में बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत से यह सब कुछ हो रहा था। राहुल गांधी के आरोपों के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस भी एक्टिव मोड में आ गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में एमपी कांग्रेस इस मुद्दे पर भोपाल समेत दूसरे शहरों में बड़ा प्रदर्शन करेगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या कांग्रेस की यह रणनीति मध्य प्रदेश की हारी हुई लड़ाई को दोबारा जिंदा कर पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो कांग्रेस की रणनीति हार के आगे जीत, इस पर चर्चा के लिए मौजूद है गुंजन चौक से बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहीं डॉक्टर विक्रम चौधरी जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, और आशीष दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहले डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, आपका ही रुख कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरा मुद्दा जो है, जिसको आपने चिंगारी से आग का रूप दे दिया कांग्रेस ने, चाहे वो केंद्र के सेंट्रल लेवल पर बात करें, मध्य प्रदेश में भी आप एक नई तैयारी कर रहे हैं। आप जिसे सत्य कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उसे नैरेटिव कह रही है, उसे प्रोपेगेंडा कह रही है। वो कह रही है कि लोकतंत्र पर हमला बीजेपी नहीं बल्कि आप कर रहे हैं। आप सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए कि हमारे आरोप जो हैं चुनाव आयोग पर लगाए हैं।
बीजेपी क्यों चुनाव आयोग की आधिकारिक प्रवक्ता बनी हुई है, हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा है। बीजेपी इतनी ज़्यादा बातें कर रही है, बार बार इसके नेता सामने आ रहे हैं, लेकिन हमने अपनी समस्याओं को और अपने सबूतों को जिस संस्था के नाम पर सामने रखा है, वो संस्था का तो कोई व्यक्ति ना अभी तक सामने आया, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। और आप देखेंगे कि सारे जो वोटर लिस्ट थी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर, वो भी अब उपलब्ध नहीं है, वो भी डाटा अब हमको नहीं मिल पा रहा है। इसका मतलब है चोर की दाढ़ी में तिनका। हमारे प्रभारी हरीश चौधरी ने ये कहा कि ये लड़ाई जो है भाजपा से नहीं है, ये लड़ाई हमारी देश को बचाने के लिए है, लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए। आप समझने का प्रयास कीजिए कि ये देश जो है न सिर्फ सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि सबसे पुराना लोकतंत्र भी है। हमें 1947 में ही सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार मिल गया था, और यूरोप और अमेरिका में भी सभी को एक साथ निर्वाचन और मतदान का अधिकार नहीं मिल रहा था। तो ना सिर्फ हम सबसे बड़े लोकतंत्र बल्कि सबसे पुराने लोकतंत्र भी हैं। तो जब लोकतंत्र की बात आती है तो पूरी दुनिया जो है भारत की तरफ देखती है। इसलिए हमारी जो चुनावी प्रक्रिया है वो बहुत ही पवित्र रहनी चाहिए, पूरी तरह पारदर्शी रहनी चाहिए। अब हमारा ये कहना है कि हमने जो भी आरोप लगाए हैं और हमने जो भी डेटा चुनाव आयोग से मांगा है, चुनाव आयोग इधर उधर की बातें कर रहा है। आज जब AI का दौर है तो चुनाव आयोग कहता है कि 100 साल लग जाएंगे, 200 साल लग जाएंगे इस चुनाव की पूरी जो डेटा है, वोटर लिस्ट है, उसको खंगालने में, जांचने में। जबकि मैं बताऊं कि आप एक मोबाइल के बटन पे डेटा डालिए और बटन दबाइए, AI आपको विदिन सेकेंड वो चीज़ों का वर्गीकरण करके आपके सामने प्रस्तुत कर देता है। तो चुनाव आयोग का ये तथ्य, जो तर्क जो है, ये आधारहीन है और कहीं ना कहीं ये बताता है कि चुनाव आयोग की संलिप्तता इस पूरे महाघोटाले में संदिग्ध स्थिति में है। हम बार बार ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग सामने आए, बार बार हम ये कह रहे हैं कि भाई आप हमें डाटा दीजिए। अभी कल ही योगेंद्र यादव ने उन परिवारों को प्रस्तुत किया जो परिवार चुनाव की वोटर लिस्ट में तो मृत हैं, लेकिन वो साक्षात हैं, सजीव हैं। तो जब इस तरीके की बातें हो रही हैं, और अब आप देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग ने कह दिया कि साहब जो हमने 65 लाख वोट काटे हैं वो क्यों काटे हैं, किन लोगों के काटे, हम ये सब आपको नहीं बताएंगे। तो अब ये पूरी सीधी तरीके से तानाशाही है या नहीं, आप खुद बताइए कि 65 लाख लोग जो मताधिकार से वंचित कर दिए गए हैं, उसका ना कोई स्पष्टीकरण है, ना कोई कारण है, और ना ही उनके नाम पटल पे रखे जा रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि ये जो वोट चोरी का जो घोटाला है, ये बड़ा शर्मनाक घोटाला है। भारत के लोकतंत्र और भारत देश की जो छवि है पूरे विश्व में, वो खराब हो रही, क्योंकि हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। इसलिए हमको सबसे अधिक पारदर्शी डेमोक्रेसी भी होना चाहिए। क्या रणनीति होने वाली कांग्रेस की? आपने 10 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है अपने। नहीं, अल्टीमेटम शब्द ऐसा नहीं है, अल्टीमेटम शब्द यहाँ लागू नहीं होगा है। हमने एक समय अवधि तय की है कि जो भी संदिग्ध वोटर हैं या जहाँ जहाँ वोटर लिस्ट में बड़ा फर्जीवाड़ा है, या हमारे जो लोग चुनाव लड़े हैं, जहाँ आप हारे हुए हैं। नहीं, देखिए बात यहाँ हार और जीत की नहीं है, और बात यहाँ यह भी नहीं है कि हमारी जो प्रतिस्पर्धा है और ये जो संघर्ष है, सत्ता पाने का संघर्ष है। हमारा तो पहला संघर्ष ये है कि जिस माध्यम से हम सत्ता पाते हैं वो पारदर्शी है कि नहीं, वो पूरी तरह ईमानदार है कि नहीं। जहाँ जहाँ जो लोग चुनाव लड़े हैं, चाहे वो जीते हों अथवा हारे हों, संगठन उसमें सहयोगी है। तो वो सारी वोटर लिस्ट और वो सारे जो आंकड़े हमने मंगवाए हैं, कांग्रेस कमेटी ने मंगवाए हैं, जो संदिग्ध हैं। ठीक है, गुंजन चौकसी जी आपका रुख करते हैं। कांग्रेस कह रही है कि हमारा सवाल, हमारे आरोप जब इलेक्शन कमीशन पर है, तो बीजेपी उसके प्रवक्ता के तौर पर क्यों बात कर रही है? क्या दर्द हो रहा है बीजेपी को? हालांकि कांग्रेस भी यही कह रही है कि इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी मिलकर ही वोटों की चोरी कर रही है। देखिए, कांग्रेस की करनी और कथनी में हमेशा से फर्क रहा है, और ये आज आपने उनके प्रवक्ता को सुना तो आपको बहुत ही साफ ये समझ में आया होगा। ये कहते हैं कि हम इलेक्शन कमीशन के प्रवक्ता बने हुए हैं इनका, लेकिन जितने एलिगेशंस हैं, जितने आरोप प्रत्यारोप हैं, सब भारतीय जनता पार्टी पे लगाए गए हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम तो लोकतंत्र को अपमानित करने वाले कांग्रेस के नेता, देश के गौरव को अपमानित करने वाले कांग्रेस के नेता, और लोकतंत्र का मजाक बनाने वाले कांग्रेस के नेता कभी भी इस बात को नहीं समझेंगे। जनता जनार्दन पर सवाल करना, हमारी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल करना, हमारे देश की जो लोकतंत्र की प्रक्रिया है उस पर सवाल करना, ये इनने आदतन अपने बना लिया है, क्योंकि तभी इन्हें मीडिया पे एक मंच मिलता है, तभी इन्हें शायद जनता का 5 मिनट का एक समय शायद मिल सकता है जहां जनता इन्हें सुनेगी।
लेकिन शायद ये भूल गए हैं कि चाल, चरित्र और चेहरा किसी के भी जीवन में बहुत मायने रखता है। कानून किसी के जीवन में बहुत मायने रखता है। अगर इन्हें तकलीफ थी किसी भी संवैधानिक संस्था से, तो इनके पास कानून का दरवाजा था ना, ये जाते, लेकिन कानून की जानकारी तो शायद है नहीं और कानून की ताकत की जानकारी भी इन्हें है नहीं। संविधान की प्रति लेके तो घूमते हैं, संसद में भी नजर आते हैं, कई मंचों पर नजर आते हैं, कई प्रवक्ता स्टूडियो में नजर आते हैं, लेकिन उस संविधान में क्या लिखा है इसकी जानकारी इनको नहीं है। तो लोकतंत्र की हत्या करने वाले, देश में झूठ और फरेब फैलाने वाले और देश की जनता के सामने सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का जो इनका सिलसिला है, ये बहुत जल्द जनता का सामने इनका जो असली चेहरा है वो सामने आ जाएगा। किसी का असली चरित्र ज्यादा दिन तक नहीं छुपता है, तो ये कांग्रेस के नेताओं को शायद बहुत जल्दी समझ आ जानी चाहिए, तो ज्यादा सही है। लेकिन गुंजन जी, जिस तरह से विक्रम जी कह रहे थे, डेटा लेकर ये सामने आने वाले हैं और 2-3 उदाहरण भी इन्होंने दिए कि किस तरह से उनको वंचित कर दिया गया, उनको वोट नहीं देना गया। तो जब प्रमाण के साथ ये बात करेंगे तो उसमें सच्चाई अगर दर्शती है, दिखती है, तो फिर तो ये चिंता करने वाली विषय हो जाएगी। तो राघवेंद्र जी जाए ना प्रमाण के साथ, न्यायालय का दरवाजा खटखटाए, जाए इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट लगाए। ये क्यों मीडिया को एक मंच बना रहे हैं, माध्यम बना रहे हैं इस तरीके का झूठ और फरेब फैलाने का? अगर इन्हें डर नहीं होता तो क्या इन्होंने कोई आवेदन दिया है इलेक्शन कमीशन को? क्या इन्होंने माननीय न्यायालय में कोई आवेदन दिया है, कोई डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में, कहीं कोई हाई कोर्ट में, कहीं कोई सुप्रीम कोर्ट में? अगर इनके पास तथ्य होते तो ये अब तक न्यायालय के पास होते, लेकिन ये जानते हैं न्याय की ताकत, ये जानते हैं कानून की ताकत, ये जानते हैं कि अगर इनका सच किस तरह पर्दाफाश होने वाला है पूरे देश के सामने, ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया को माध्यम बनाकर ये नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो पहले मैं इनको याद दिला दूं, पिछले बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो इनका सारा रोना ईवीएम मशीन पे था। इलेक्शन कमीशन ने न्योता दिया कि आप आइए और ईवीएम मशीन की जांच पड़ताल करिए, लेकिन तब ये वहां उपस्थित नहीं हुए। तो ये क्या दर्शाता है कि कभी रोना ईवीएम का रो लीजिए, कभी रोना वोट चोरी का रो लीजिए, लेकिन तथ्य की अगर बात करें तो डेटा हमारे पास भी है कि जितने नाम इन्होंने दिए थे उन सारे के सारे नामों को अगर मैं यहाँ दोहराना शुरू करूंगी तो उनकी पुष्टि हो चुकी है कि इनमें से एक भी नाम का दौरा कोई वोटर लिस्ट में नहीं था। तो ये सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने की राजनीति है, नफरत फैलाने की राजनीति है, झूठ और फरेब की राजनीति है और अपना चेहरा सिर्फ मीडिया के सामने चमकाने की कोशिश करने की राजनीति। ठीक है, आपके पास आते हैं डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, एक छोटा सा जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आशीष दुबे जी आपका रुख करते हैं जल्दी से। इन्होंने कहा कि ये संवैधानिक संस्थाओं पर कांग्रेस आरोप लगा रही है। मैं इनको याद दिला दूं कि जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तब उन्होंने जेएम लिंगदो नाम के एक आयुक्त थे, चुनाव आयुक्त, तो उन पर जितने गिरे हुए आरोप लगाए थे, उन्होंने ये कहा था कि सोनिया गांधी और लिंगदो जो है चर्च में मिलते हैं। अब मुझे बताइए कि इतने घटिया आरोप जो है हमने तो नहीं लगाए व्यक्तिगत स्तर पर, तो जो है संवैधानिक जो संस्थाओं की बेइज्जती इन्हीं के महापुरुष ने की है। और इसके अलावा भी उन्होंने कई बार चुनाव आयोग को अपनी चुनावी रैलियों में भी आड़े हाथों लिया है। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग को सिर्फ कांग्रेस अकेला सवाल पूछ रही है। नरेंद्र मोदी और भाजपा की निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए। हमारा ये बार बार कहना है, ये जो बार बार कह रही थी कि आप जाते क्यों नहीं है, हम प्रमाण की बात कर रहे हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को भी बोला है प्रमाण दीजिए, नहीं तो फिर माफी मांगिए। प्रमाण तो उन्होंने सब दे दिए हैं। अब आप देखिए, इसमें मैं आपको समझाता हूं कि चुनाव आयोग ने जल्दी पता नहीं किस डर से या किसके कहने पे कह दिया कि हम 45 दिन में रिकॉर्डिंग खत्म कर देंगे, 30 दिन के बाद हम आपके दावे और आपत्ति मान्य नहीं करेंगे। तो हम इस मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। हमारा ये कहना है कि ये सारे जो एलिगेशन है, चुनाव आयोग ईमानदार है और संवेदनशील है और भारत के लोकतंत्र, भारत की प्रतिष्ठा की उसको जरा भी परवाह है, तो एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाए, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज उसमें हो जाएं या जो सिटिंग जज हैं वो हो जाएं। हम कह तो रहे हैं कि आप जांच करिए। सरकार यदि इतनी ज्यादा चिंता कर रही है भारत के लोकतंत्र की, तो तत्काल नरेंद्र मोदी ये घोषणा कर दें कि भाई फलाने जस्टिस के अधीन हमने एक कमेटी बना दी है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करेंगे। विश्वास करेगी कांग्रेस जो कमेटी प्रधानमंत्री बनाएंगे? विश्वास करेगी? क्यों नहीं करेंगे? सीबीआई, ईडी और फिर इलेक्शन कमीशन नहीं, तो ईडी को तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार दी कि भाई आपने जितने भी मुकदमे की उसमें कन्विक्शन रेट जो 10% से भी कम है। तो
ईडी जो है, सीबीआई जो है, वो तोता बना हुआ, वो एक अलग विषय है। लेकिन चूंकि रास्ता तो इन्हीं संस्थाओं के माध्यम से, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को खत्म कर दो, हम ये कह रहे हैं चुनाव आयोग को ठीक करो। ठीक करने के रास्ते इन्हीं संस्थाओं से, इन्हीं मान्यों के द्वारा ही निकलेंगे। ठीक है विक्रम जी, आपके पास पहुंचते हैं। आशीष दुबे जी, आपसे समझ लेते हैं। 2 सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन के साथ वोटर लिस्टिंग होती है उसमें सरकार की संलिप्तता पर सवाल है, और दूसरा सवाल ये कि वोट चोर, इसमें कितना जोर है या सिर्फ ये सियासी शोर है? आशीष जी, देखिए, इसमें दोनों चीज़ें हैं। इसमें पहला तो ये है कि जो वोटर लिस्ट की जो मामला जो कांग्रेस ने उठाया है, अलग कई जगहों पर उठाया है। एक तो स्पेसिफिक कर्नाटक के मामले में है और उनकी जो राज्य इकाइयाँ हैं वो अलग अलग जगहों पर चीज़ों को अपनी तरफ से खंगाल रही हैं। तो इसमें 2 चीज़ें आती हैं। देखिए, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले से होती रही। कई बार इस तरह की शिकायतें आती हैं कि मतदान केंद्र पे अमुक व्यक्ति गया, उसका नंबर नहीं मिला, वोट नहीं मिला या कट गया है, ये होता रहता है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि जो बहुत ही अपने स्तर पे कांग्रेस ने प्रामाणिक बताते हुए इन चीज़ों को सामने रखा है। कांग्रेस का कहना है कि ये जो उसने जिस बेसिस पे ये बातें कही हैं वो चुनाव आयोग का ही रिकॉर्ड है। तो अब इसमें ये मुझे लगता है कि एक बड़ी संवैधानिक संस्था जिसको चुनाव आयोग कहते हैं, उसके सामने मौका है कि वो अपने आप को बिल्कुल सही साबित करे। इस चक्कर में उलझने की कोई मुझे नहीं आवश्यकता नहीं लगती कि आप शपथ पत्र दो, कि आवेदन दो, कि फला दो। भाई, एक धारा है, एक प्रावधान है, उसके तहत ये साफ है कि जब इलेक्शन चल रहे हों और उस वक्त यदि कोई शिकायत करता है तो उसे हलफनामा देना पड़ सकता है। उस धारा में लिखा है पड़ सकता है, जरूरी नहीं है। लेकिन इलेक्शन के दौरान यदि शिकायत होती है तो वहाँ हलफनामा, शपथनामा की ज़रूरत होती है। इलेक्शन के आए 12-15 महीने बाद अगर इस तरह की बात हो रही तो उसमें इसकी ज़रूरत नहीं है, धारा खुद कहती है। तो सवाल ये नहीं है कि आप शपथ पत्र दे रहे हो और नहीं दे रहे हो और भाजपा उसमें कूद पड़ी है उस पूरे विवाद में। सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि जब इस तरह से अगर अब संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो एक पद पे बैठा हुआ ही व्यक्ति ये आरोप लगा रहा है, वो नेता प्रतिपक्ष है जिसको लोकसभा में शैडो पीएम का दर्जा होता है। तो अगर ये इस तरह से चीजें चल रही हैं तो चुनाव, मुझे तो लगता है चुनाव आयोग के सामने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी साख को वापस कायम कर ले। अगर इस तरह की शिकायतों और इस तरह की चीजें हो रही हैं तो वो चीजें बता दे, वो खुद क्यों नहीं जांच कर लेते हैं वो। और अक्सर ऐसा होता है कि जब शिकायतें होती हैं, राजनीतिक आरोप लगते हैं, पिछली बार भी जो पिछले चुनाव आयुक्त थे उन्होंने जवाब दिया था कांग्रेस की शिकायत का, तब तो ऐसा शपथ पत्र की बात नहीं हुई थी, हालांकि वो भी बहुत विवादित स्थितियां थी। लेकिन अब जब ये है तो मुझे लगता है कोई भी संवैधानिक संस्था के सामने जब इस तरह की स्थितियां बनती हैं, जिसको हम ये कह लें कि अगर उसके सामने कोई संकट खड़ा होता है तो वो अपने आप को पाक साफ साबित करने का मौके की तरह इसको देख ले। और जहाँ तक भाजपा की बात है, मुझे नहीं लगता कि भाजपा को इसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है पॉलिटिकल जो आरोप है जिसमें वोट चोर और इस तरह की बातें की जा रही है, वहाँ पे भाजपा को जरूर जवाब देने की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो सियासी बैटल हो जाती है वहाँ पे आके। लेकिन जो लिस्ट और इसकी बात होती है वो तकनीकी विषय है, तकनीकी मामला है, वो आयोग और एक दल या उसके बीच में है। तो वहाँ पर सबसे बेहतर ये है कि इसको मौका समझ के इस मामले को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। पहले ईवीएम की बात थी, ईवीएम की शिकायत लाल कृष्ण आडवाणी ने सबसे पहले शुरू की थी, उसके बाद कांग्रेस ने की, फिर सब चीजें, तो वो एक कर्मकांड की तरह हो गया। लेकिन अब जब ये मतदाता सूची का मामला इतनी तरीके से आया है और जिस पे दावा किया जा रहा है तो उसको मुझे लगता है कि अब कर लेना चाहिए। क्योंकि कल एक बात और भी कही है कांग्रेस की तरफ से कि अभी ये कोई शब्द कहा था कि अभी इसमें और भी चीज़ें बाकी हैं, तो बजाय इसके कि और चीज़ें सामने लाई जाएं, वो अधूरी हों, पूरी हों, अस्पष्ट हों, गलत हों, इसकी बजाय एक चीज़ को देख के वो जो SIR की जो बात हो रही है, जो बिहार में जो हो रही है, कुछ दिन पहले आयोग ने ही कहा था कि हम पूरे देश में कराएंगे, तो इसका मतलब आयोग मान रहा है ना कहीं ज़रूरत है। तो जब जरूरत है तो इसको फिर क्यों नहीं किया जा रहा है? पुष्टि की इस बात तो खुद आयोग बोल रहा है, तो जो आयोग ये कह रहा है पूरे देश में इसकी जरूरत है, तो आयोग को ये पता होगा ना कि कई सालों से इसकी जरूरत है। आशीष जी, बिहार में जो जितनी विपक्षी पार्टियां इसका विरोध भी कर रही थी कि चुनाव से पहले SIR क्यों? निश्चित तो जब एक तरफ जब इसकी आवश्यकता है नहीं, तो वो इसलिए होगा, देखिए वो वो बहुत स्वाभाविक है। अगर SIR मध्य प्रदेश में भी किया जाता तो वो इतने सवाल शायद नहीं उठते, क्योंकि अभी यहाँ चुनाव नहीं है। बिहार में जब एक बार वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और सारे बूथ वाइज और सब चीजें सेटल हो गई थी वहां पर, उसके बाद अगर ये हो रहा है तो सियासी तौर पे इस पे सवाल क्यों नहीं उठेंगे इसकी टाइमिंग पे? हो सकता है प्रक्रिया बहुत शुद्ध मन से की जा रही हो,
लेकिन चूंकि चुनाव होने वाले हैं, सियासत में तो ये तो होगा। ठीक है, तो ठीक है आशीष जी। गुंजन जी, आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से अपनी बात कर लीजिए। राघवेंद्र जी, मैं एक उदाहरण देना चाह रही थी कि 1999 में राजीव गांधी जी चुनाव हारते हैं तो कहते हैं बैलेट पेपर के कारण मैं हारा हूं, ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन से चुनाव होने चाहिए। राहुल गांधी जी जब उनके सुपुत्र चुनाव हारते हैं तो कहते हैं कि नहीं, ईवीएम में खराबी है, बैलेट पेपर दोबारा लेकर आए। तो ये सिर्फ एक बहाने के तौर पर अपनी हार को लेकर अपनी हार का टिकड़ा फोड़ना। विक्रम जी बीच में ना बोले। राजीव गांधी जी कब चुनाव हारे बताना, और कौन किस लोकसभा से चुनाव हारे? बीच में ना बोले। अरे कौन सी लोकसभा से चुनाव हारे बता दीजिए ना गुंजन जी। आप जिस चुनाव की बात कर रहे हैं उसके विषय में पूछना विक्रम जी। पहले भी कई मंचों से अपने डेकोरम को तोड़ा है, जिसकी सजा भी आपको भुगतनी पड़ी है। मुद्दे पर रहिए। आप बताइए किस लोकसभा से राजीव गांधी चुनाव हारे थे? विक्रम चौधरी जी, आप दोबारा कोशिश ना करें डेकोरम को तोड़ने की। आपने पहले भी कई मंचों पे ये किया है जहां आप मुद्दे पर आ जाइए। विक्रम जी सुन रहे हैं, आपको सवाल आपसे बाद में पूछेंगे, आप इसलिए रहने दीजिए। नहीं, माफी मांग लूंगा, कोई बात नहीं। आप मुझे मैं दुरुस्त कर दीजिए, माफी मैं मांग लूंगा। जब देश के सम्मान में और गौरव में जब भी देश आगे बढ़ा है, तब तक कांग्रेस ने ये नफरत और झूठ की राजनीति फैलाने का काम किया। ये कभी सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल खड़ा करते हैं, कभी ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल खड़ा करते हैं। आज ये सवाल जब पूरा देश हमारा तिरंगा में हो रखा है, तो इन्होंने एक नफरत फैलाने की राजनीति शुरू करी है, सिर्फ देश के लोगों को बरगलाने के लिए। लेकिन अब देश की जनता इनका सच समझ चुकी है। अगर इन्हें कोई तकलीफ है तो जाए ना सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं जाते राघवेंद्र जी क्योंकि यही राहुल गांधी जी से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले सवाल खड़ा कर दिया था कि आप किस रूप में भारत के नागरिक हैं। आप भारतीय नागरिक होने के नाते आप जिस तरीके के सवाल खड़े करते हैं, ये आपकी भारतीयता में सवाल खड़ा करता है। तो इसलिए ये उस न्यायालय से डरते हैं और न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते, सिर्फ मीडिया को माध्यम बनाकर अपनी नफरत और झूठ की राजनीति करना चाहते हैं। गुंजन जी, आशीष जी भी कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन के पास ये सबसे बढ़िया मौका है कि स्पष्ट कर दे अपनी चीजें, प्रत्यक्ष सबके सामने रख दे कि भाई देखो ये बातें, और ऐसे स्पष्टता वो सामने रख दे कि हाँ इलेक्शन कमीशन में कोई दाग नहीं है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं, इलेक्शन कमीशन की तो नहीं हूं, पर इलेक्शन कमीशन के सामने ये लगाए आवेदन तो इलेक्शन कमीशन भी जरूर जवाब देगा इन्हें। चलिए विक्रम जी, विक्रम जी ने तो इन्हें पिछली बार भी बुलाया था ना ईवीएम मशीन की टेस्टिंग के। ठीक है, क्यों भागे ये लोग, क्यों नहीं आए सार्वजनिक रूप से सामने? जब इलेक्शन कमीशन इन्हें न्योता देता है तब तो ये छिपे फिरते हैं। सुन लीजिए गुंजन जी, विक्रम जी को सुन लीजिए। वो संवैधानिक संस्था है, जो संविधान की प्रावधान है उसके अनुसार काम। गुंजन जी, विक्रम जी को सुन लीजिए। हाँ विक्रम जी, जल्दी से। एक तो क्या है, सच बोला जाए, राजीव जी कहीं कभी चुनाव नहीं हारे हैं, तो ये आप दुरुस्त कर लें, अगली डिबेट में ना बोलें जिससे आपकी बेइज्जती कम हो। एक बात। दूसरी बात ये है, विक्रम जी मेरी बेइज्जती की चिंता करें, आपकी बेइज्जती पे ध्यान रखें। आपकी पहले भी बेइज्जती हो चुकी है, जी जी, इसलिए मेरी बेइज्जती पूर्व की बात नहीं करते हैं, वर्तमान में आज के मुद्दे पर विक्रम जी आप बात करें। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसा आशीष जी ने कहा कि जिस बात को चुनाव आयोग सार्वजनिक तौर पर स्वीकार कर रहा है कि भाई वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं, और वही बात हम सबूत के साथ कह रहे हैं कि भाई वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। अब आप जो एसआईआर की बात कर रहे थे, एसआईआर में हमको ये आपत्ति नहीं है कि आप वोटर लिस्ट को दुरुस्त कर रहे हो, हमको आपत्ति और विपक्षी दलों की आपत्ति ये थी कि एक तो आपने उसमें नागरिकता का प्रश्न उठाया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका काम नहीं नागरिकता सिद्ध करना। दूसरा ये था कि जो अनेकों दस्तावेज जो मांग रहे हैं वो दस्तावेज बहुत सारी, मतलब मेरे ख्याल से 20-30% जनसंख्या के पास वो दस्तावेज नहीं। तो हमारी लड़ाई उसमें एसआईआर को लेकर ये थी कि आप जो डॉक्यूमेंट जो जिस आधार पे आप उसको वोटर मानोगे, पहले भी जिन चुनावों में आपने वो डॉक्यूमेंट मांगे थे वही हम इस बार देंगे, लेकिन उन्होंने उसमें फेरबदल की। इससे चुनाव आयोग की मंशा पे सवाल उठते हैं कि कहीं ना कहीं ये सत्ता पक्ष को लाभ दिलाने के लिए चुनाव आयोग उनकी तरफ से बैटिंग कर रहा है। और जब राहुल जी ने जब ये सारे मामले उठा के सामने रखे तो हम आशीष जी के से भी सहमत हैं, और हम पुनः आपके चैनल पे दोहराते हैं कि चुनाव आयोग को बहुत ताकत के सामने आना चाहिए और अपनी साख को बचाना चाहिए। साख सिर्फ चुनाव आयोग की नहीं है, ये भारत की साख है और भारत के पवित्र लोकतंत्र की साख है। आज प्रधानमंत्री पे कितने आरोप लगे, आज उनको इल्लीगल प्रधानमंत्री कहा जा रहा है, आप मुझे बताइए। और ऐसे इल्लीगल प्रधानमंत्री 2 दिन के बाद झंडा फहराएगा तो कहीं ना कहीं राजनीतिक नैतिकता, उसकी शुचिता पर सवाल तो उठाता ही है। कि लेकिन विक्रम जी, एक सवाल और बहुत तेजी से लोगों के अंदर भी चल रहा होगा, कांग्रेस भी अगर इस बात को समझ रही
रही होगी तो हो रही, बीजेपी भी ये कह रही होगी कि जो तीर आपने चलाई है, अगर तीर वापस अपना रुख करती है कांग्रेस के तरफ यानी मूर्तियों, तो आपको घायल कर सकती है, चोट आपको भी लग सकती है उससे। नहीं, क्यों नहीं लगेगी भाई? एक बात हम बताइए कि यदि हम गलत हैं और यदि हम गलत साबित होते हैं तो ये न्याय तो होगा, सजा हमको मिलेगी, हमारा राजनीतिक कैरियर हो सकता है उसको भी दांव पे लग जाए, हमारे नेताओं की जो साख है उस पर बट्टा लग जाए। तो इतना साहस और इतना जोखिम तो हम ले ही रहे हैं ना, हम कहाँ भाग रहे हैं उसके पीछे। हम तो कह रहे हैं कि हमने जो कहा है, एक यदि मकान में 80 मतदाता हैं तो आप चुनाव आयोग से वो वीडियो फुटेज निकलवाइए कि उन मतदाताओं ने वोट डाले हैं कि नहीं डाले, वो कौन मतदाता थे। फॉर्म 26 जो है 70 साल की महिला यदि पहली बार अपना वोट का अधिकार का प्रयोग कर रही है तो ये चुनाव आयोग ये दिखाए ना कि ये महिला ने एक ही जगह वोट डाला है। तो जो तमाम बातें हैं वो तो ऑन द रिकॉर्ड हम कह रहे हैं, ये ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, ऑन द रिकॉर्ड हम कह रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हम जोखिम ले लिया हमने, अब चुनाव आयोग जोखिम ले अपने लिए। ठीक है आशीष जी, आखिरी कमेंट आपसे ले लेते हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ये रणनीति बना रही है, कांग्रेस की रणनीति हार के आगे जीत की ओर जो बढ़ रही है, क्या इसमें हरी झंडी इसको दिखते नजर आएगी? देखिए, कांग्रेस को मैं हमेशा कहता हूं, चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो, कोई भी हो जो सत्ता में आने के लिए बात करता है तो उसके पास तर्क, तथ्य, प्रामाणिकता पूरी होनी चाहिए। अगर कांग्रेस इस दिशा पे काम कर रही है या इस दिशा पे वाकई में आगे बढ़ती है और अपनी बातों को सिद्ध करती है, तभी वो जनता की नज़र में ठीक साबित होगी। तो ये सब कुछ कांग्रेस को जो भी कवायद करनी है, अभी सत्ता में अगर आना चाहती है तो उसको जनता के कसौटी पे खरे उतरना पड़ेगा। मीडिया या किसी और के उस पर खरे उतरने से कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होगा। तो कांग्रेस अगर वो लाइन लेती है, चाहे उन्होंने वहाँ भी ली है, दिल्ली में भी ली है, जो अभी ये जो चल रहा है सब वोट वाला मामला है, यहाँ उनकी राज्य इकाइयाँ भी जो ले रही हैं, तो इन सब का जो जोखिम की जो बात हो रही, कांग्रेस जो है, जैसे एक बात है कि शेर की सवारी की है, तो अब उसको उन्होंने जस्टिफाई करना पड़ेगा वो जो सारी काम कर रहे हैं। तो इसलिए, क्योंकि देखिए इसका खतरा भी है, ये बूमरैंग भी हो सकता है कि यदि गलत साबित हो जाए, क्योंकि संवैधानिक संस्था से लड़ना या प्रकारांतर से सरकार से भी लड़ना, ये कोई बहुत आसान चीजें होती नहीं है। तो कांग्रेस उस खतरे को यदि उठा रही है तो उसके पास तार्किकता, तथ्य, प्रामाणिकता सब कुछ होनी चाहिए, इसके बिना चीज़ें बनेंगी नहीं। तो इसलिए अगर ये चीज़ें दोनों स्तर पे भी हो रही हैं, केंद्र या राज्य के स्तर पे भी, तो ये सबसे बड़ी बात है कि एक तो उनके सामने बीजेपी है, भाजपा है, जो सबसे बड़ी चुनाव मशीनरी कहलाती है। उसके पास अपना कॉर्डर है, उसका अपना सिस्टम है, उसके पास सत्ता है। कांग्रेस के पास ये तीनों चीज़ें नहीं है अभी। तो कांग्रेस को ये सारी चीज़ों को पूरा एक तो सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो जो खतरा राहुल गांधी के लिए वहाँ है, उनकी प्रतिष्ठा के साथ जुड़ेगा। इस पूरे मामले की जांच अगर आगे बढ़ती है, सारी चीज़ें सामने आती हैं, तो उनको सियासी और प्रशासनिक दोनों दबाव झेलने होंगे। तो ये चीज़ें जो हैं राज्य में भी लागू होंगी। इसलिए बेहतर ये है कि इस पर, और जहां हमारी डिबेट शुरू हुई, मैं वहां पर फिर आना चाहता हूं कि कांग्रेस के जो लोग हैं उन्हें अपनी प्रामाणिकता भी सिद्ध करनी होगी, और जिस संस्था पर आरोप लगा रहे हैं उसके सामने भी मौका है कि चीज़ें साफ हो जाएं। तो देश में जो संदेह फैल रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी चुनाव है, 30-40 करोड़ मतदाता और ये सारे वोट डलते हैं, तो इसमें इससे अच्छा मौका नहीं होगा कि एक बार ये जो विवाद है इसको इसी मौके से खत्म कर लिया जाए। चलिए, इसी के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विक्रम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आशीष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।